नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस कार्यक्रम में। साल 2012 के अंतिम दिन चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक से अंतिम सप्ताह 31 तारीख, फिर नव वर्ष का आरंभ, और अगले 2-3 प्रोग्राम्स फोकस में हम कोशिश करेंगे कि पिछले साल की बड़ी घटनाएं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थ क्षेत्र में, राजनीतिक मंच पर और विदेश नीति के मंच पर किस तरह की घटित हुई, उनका थोड़ा जायजा लेने की कोशिश किया जाएगा। आज बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। 2012 दुनिया भर के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा, भारत में कैसा रहा 2012, और साथ ही चर्चा करेंगे रतन टाटा, जो एक आइकॉनिक चेयरमैन, जेआरडी टाटा जैसे तो शायद नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी टाटा समूह में। पिछले एक दशक से ज्यादा उसके चेयरमैन रह के उन्होंने आज, उनका कल रिटायरमेंट हुआ है, नए चेयरमैन बने, तो थोड़ी थ्रो बैक रतन टाटा पर। लेकिन शुरुआत करते हैं 2012 अर्थव्यवस्था कैसी रही। 3 विशिष्ट अतिथि हैं मेरे साथ। दिलीप चेरियन है, इमेज गुरु, सोशो इकोनॉमिस्ट, जिनसे हम रतन टाटा पे बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पे भी। एमके वेणु, मैनेजिंग एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार, और अंशुमन तिवारी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और दैनिक जागरण समूह से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। अगर मैं आपसे शुरू करूं अंशुमन, 2012 अगर हम देखें शुरू से आखिर तक, बढ़त दर में लगातार कमी, शुरू से लेकर चुनौतियां, कभी टैक्स के मोर्चे पे, कभी कोई बजटीय प्रावधान को लेकर हंगामा, साल के आखिर में लेकिन स्थिति अगर हम देखें ग्लास आधा भरा है कि खाली, तो शायद एक तरीके की थोड़ा भरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल आपकी टिप्पणी। नहीं, ये आप स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा या खाली है, पर 2012 ग्लोबल इकोनॉमी की दृष्टि से भी और इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से भी कुछ ऐसी चीजें छोड़कर जा रहा है जिनके 2013 में बड़े सवाल चाहिए होंगे। 2012 में कई सारे ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। चीजें अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो अच्छा साल नहीं है। हम दशक की सबसे निचली विकास दर पर खड़े हैं, विच इज क्लोज टू डिकेडल लो, जहां हम खड़े हुए हैं। हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना पहली योजना है उदारीकरण के बाद, जिसके पहले साल ही ग्रोथ टारगेट रिड्यूस करना पड़ रहा है, और इसका ड्राफ्ट पेपर बनने से लेकर और प्लान के एनडीसी के अप्रूव होने तक 2 बार ग्रोथ का टारगेट रिड्यूस किया गया। और कल एक कहा भी 8% पे खड़े हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो 8% है, जो बात कल प्रधानमंत्री और बाकी लोगों ने कही। उस बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो के पीछे इतने इफ्स एंड बट्स हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आप देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ढलान का साल था। ये बॉटम आउट होने का साल है या इसके नीचे एक और बॉटम है, पता नहीं, क्योंकि एक ग्रुप ये कह रहा है कि हम बॉटम आउट हो रहे हैं, हो सकता है अगली तिमाही में हम वापस बाउंस बैक करें, लेकिन ये बॉटमिंग का साल है अगर आप आर्थिक रूप से देखें। यही साल पॉलिसी पैरालिसिस का भी है, जो इस बॉटम से जुड़ती है कि हमने कई तरीके की, हमने एनर्जी सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस देखी, हमने पावर आउटेज देखा भारत में बहुत बड़ा, हमने एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट के चैलेंज देखे जो कि डीटीसी थी, जिसने कि पूरा के पूरे स्टॉक मार्केट और टैक्सेशन वेन्यूज को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। तो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी के लेवल पर कोई बहुत मेजर हेडवे नहीं देखा। केवल एक बड़ा महत्वपूर्ण सुधार जो अंत में आता है वो एफडीआई एंड रिटेल आता है, जो कि पार्लियामेंट से निकल कर आता है, और एक बड़ा सुधार था जिसे लागू करने के पीछे कई सारे किंतु परंतु हैं। राज्य सरकारें उसे लागू करेंगी, लेकिन रिफॉर्म के लिहाज से वो एक महत्वपूर्ण सुधार था। दूसरा बैंकिंग बिल था, जिस बैंकिंग बिल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इजाजत मिलेगी। तो अगर इस लिहाज से देखें तो आपका कहना सही है कि इन 2 सुधारों का गिलास आधा भरा है। पर अगर मैक्रो इकोनॉमी की पिक्चर देखें, माइक्रो इकोनॉमी की पिक्चर देखें, तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि बड़े चैलेंज है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज संजीव जी है कि हमने एक बड़ी अजीब सी स्थिति इस साल देखी कि सरकार का केंद्रीय बैंक और नॉर्थ ब्लॉक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में सोच रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की पॉलिसी मैनेजमेंट को लेके के मॉनेटरी मैनेजर और फाइनेंशियल और पॉलिसी मैनेजर्स के बीच में क्लियर कट ओपिनियन स्प्लिट है। द्वंद्व दिख रहा है उनके बीच में, और दोनों ही तरफ से द्वंद्व को सार्वजनिक करने से रोका जाए, इसकी कोई ज्यादा मशक्कत नहीं हो रही है। गिलास आधा खाली है पे ज्यादा जोर रहा अंशुमन का। गिलास आधा भरा हुआ है एमके वेणु, उस पर फिलहाल आप कुछ बोलिए, नहीं तो सुनने वालों को बड़ी एक किस्म की मायूसी होगी। कोई साल का खत्म हो रहा है, अगले साल में जा रहे हैं, थोड़ी तो कुछ चेयर रहे, उसको लुक फॉरवर्ड करें। आप हमसे पेड न्यूज करवा रहे हैं। नहीं, मैं ठीक है, ग्लास आधा भरे के तौर पे भी देख सकते हैं वो। नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो, लेकिन बिकॉज हर सिक्के के 2 पहलू। नहीं, मैं ग्लास आधा भरा ही देखना चाहता हूं, क्योंकि इतना नेगेटिव रहा है 2012। थोड़ा नेगेटिविज्म को मैं सोचता हूँ पीछे छोड़ा जाए। हमने खुद बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग एनालिसिस करी है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल में वही चल रहा था। सच्चाई है। तो मेरा मानना है कि जो पिछले 4-5 महीनों में सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट ये हुई है कि
अंशुमन कह रहे थे कि आरबीआई मॉनेटरी और फिस्कल अथॉरिटी में तालमेल नहीं था, वो तो अभी भी कम, अभी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, मगर मैं तो कह रहा हूं कि सरकार के अंदर ही तालमेल नहीं था। मतलब पहले जो ये क्लास आधा भरा हुआ है नहीं, आप सुनिए सही, पहले 6 महीनों में, पहले साल के पहले 6 महीनों में सरकार के अंदर तालमेल कम था। पिछले मैं कह रहा हूँ 4-5 महीनों में तालमेल बहुत इंप्रूव हुआ है। नए फाइनेंस मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर के साथ इक्वेशन ज्यादा, कहीं ना कहीं दोनों का सोच एक, क्योंकि इकोनॉमिक मुद्दों पे पिछली फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जो थी वो थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, और जो शुरू में एक माहौल बना था ना, बजट जो था, बजट के प्रोविजंस, बजट के जो टैक्स प्रोविजन से काफी जो घड़ी काफी पीछे चली गई थी, और सारी दुनिया घबराई हुई थी कि हिंदुस्तान में मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, किस तरह का टैक्स लगेगा। और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रणब मुखर्जी बड़े सीनियर पार्टी के मेंबर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी इतने खुल के प्रणब मुखर्जी से बातें अपनी नहीं रख पाए, और बजट में कई प्रोविजन थी। ये मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर को पूरा उसका मेरे ख्याल अंदेशा भी नहीं थी, मेरा ये मानना है, और वो बाद में एकदम रिवर्स भी हुई है, तो उस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। बाकी जो ग्लोबल फैक्टर्स तो है ही, अगर यूएस और यूरोप अगर 1.5% जीडीपी ग्रो करे, जो बूम टाइम में वो भी 3-3.5 करते थे, तो जाहिर है इंडिया और चाइना भी 3-4% जीडीपी ग्रोथ कम ही होगा। वो जब तक अब यूरोप या फिस्कल क्लिफ जो अब कह रहे हैं अगले साल, वो सब इंप्रूव ना हो, तो हमारी स्थिति भी उतनी ठीक है, जल्दी इंप्रूव नहीं होगी। तो दिलीप चेरन साहब, आप चूंकि एक इमेज मेकर भी हैं, छवि बनाते हैं, तो भारत की छवि आर्थिक मोर्चे पे 2012 में किस तरह की रही, और चूंकि उद्योग से भी आपका सरोकार रहता है, आप उन लोगों के भी संपर्क में रहते हैं, तो वहां पे किस तरह की सोच रही, और अब साल के आखिर में किस तरह की मनोवृत्ति या सेंटिमेंट बन रहा है, क्या लग रहा है? सेंटिमेंट जो नेगेटिव था उसका खास कारण यह था कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लेने थे वो नहीं ले पा रहे थे। जैसे इन्होंने कहा, वेणु ने, कि गवर्नमेंट में उस टाइम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री में जो टेंशन था, वो टेंशन की वजह से मेरे ख्याल में जब तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद पे नहीं चढ़े, तब तक इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एक तरह से रोका हुआ था, और एक तरह का डिसीजंस जो चल रहे थे उन पे कोई टिप्पणी किसी का भी नहीं था, एक ही आदमी का चलता था, या जो भी वो चलाते थे। ये मेरे ख्याल में ग्लास आधा भरने का एक इरादा है, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे ही बने हुए प्रॉब्लम्स है। ये हमारे अर्थव्यवस्था का जो सिचुएशन है वो बाहर के देशों से इतनी अभी तक जुड़े नहीं है जहां उनका इंपैक्ट हमारे ऊपर इतना ज्यादा हो, क्योंकि अगर होता तो ये 2012 छोड़िए, उससे पहले साल भी इससे भी खराब हाल होने का उम्मीद था, पर वो हुआ नहीं, और मेरे ख्याल में आगे जाकर भी वो लिंकेज अभी है नहीं। रही बात जो एफडीआई और बैंकिंग का है, उसमें भी मेरे ख्याल में 2013 में अगर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होगा तो अभी दिखाई देगा, अब तक तो उसका कोई असर होने का तो चांस ही नहीं था। तो मेरे ख्याल में 2013 को अगर हम इंडिया की इमेज से देखें, लोगों को पता है, ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स है उनको पता है कि इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है, अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ डोमेस्टिक डिसीजन मेकर्स के ऊपर निर्भर है। अब 1 साल या 1.5 साल रह गया इलेक्शन के लिए, ज्यादातर 1 साल मेरे ख्याल में, तो उनको पता है कि अब जाकर इन लोगों को डिसीजंस लेना पड़ेगा, जिसके वजह से ग्रोथ रेट को थोड़ा सा एटलीस्ट एक माहौल तो क्रिएट करना पड़ेगा उनको, कि आगे जाकर हमें अर्थव्यवस्था का भार कॉमन मैन पे नहीं पड़ेगा, और कई चीजें करने पड़ेंगी जहां मेरे ख्याल में डिसीजन मेकिंग ज्यादा होगा। मतलब अगले कुछ महीने काफी एक डिसीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो भी लिया गया है वो है इन्वेस्टमेंट क्लियर करने के लिए जो कैबिनेट कमेटी जो बनी है, वो हर हफ्ते वो मॉनिटर करेगी कि ब्यूरोक्रेसी में कि कहाँ है, फाइल कहाँ चल रही है, और वो जो है मेरे ख्याल जो कैबिनेट कमेटी जो नई इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए बनी, उससे बहुत फायदा होगा। और एक और ग्लास हाफ फुल की बात कर रहा हूं, पिछले 6 महीने में, अब ग्लास हाफ फुल तो ऐसा हो गया जैसे मेरी जिम्मेदारी है। जब मेरा मेरी तरफ देख के ध्यान आ रहा है ग्लास नहीं, मैं आंकड़ा दे रहा हूं सपोर्ट करते हुए। ग्लास हाफ फुल, ये कि कोल प्रोडक्शन जो है
पिछले 6 महीने में करीब 9% हर महीने ग्रो कर रहा है। उससे पहले मई से पहले एक साल ग्रोथ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कोल हर चीजों में फंसा हुआ है। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले अंशुमन एक संक्षिप्त सी टिप्पणी की, क्योंकि ये बात चल रही थी आरबीआई और नॉर्थ ब्लॉक के बीच में जो एक रहा है फ्रिक्शन, और अगर हम मूल बात पे आएंगे, साहब ब्याज दरें क्यों नहीं कम करी आरबीआई ने, मुद्दा ये रहा पिछले 3-4 क्वार्टर्स का। लेकिन उससे भी गिलास आधा भरा हुआ इसलिए है कि अब तक नहीं हुई तो अब होंगी। बिल्कुल। इस होप के साथ तो आप 2013 के लिए एक बेहतर उम्मीद के साथ देख सकते हैं कि साहब इससे सब रिवाइवल कुछ होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। इस होप के साथ आप 2011 को भी खत्म करके आए थे 2012 में कि अब तक नहीं हुआ तो हो जाएगा। इस होप के साथ आप 2013 में भी जा सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी के आपके मार्क्स पूरे हैं। हाँ, सच्चाई से भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक कंसिस्टेंट है अपने प्रिस्क्रिप्शन में, और उसमें कोई बिटवीन द लाइंस नहीं है। रिजर्व बैंक जितने इफ्स एंड बट्स रख रहा है, वो इफ्स एंड बट्स तो अगली तिमाही में भी पूरे नहीं होते दिखाई देते। जो शर्तें उस हिसाब से तो इन्फ्लेशन की, जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन उसे 5.5% पे आना चाहिए, सीपीआई इन्फ्लेशन को 7-7.5% पर आना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप ये सोचिए कि अगले 3 महीने में कोई क्रांतिकारी बदलाव, मैं वही कर रहा हूं। बहस ये है कि क्या हम बॉटम आउट हो चुके हैं कि नहीं, अगली तिमाही बता देंगे। ये बहस ब्रेक के बाद जारी बॉटम आउट हुए कि हम बॉटम आउट हो चुके हैं, मतलब बॉटम आउट से ये बर्फ इकोनॉमिस्ट और जो खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स से जुड़े हुए जितने विशेषज्ञ होते हैं उनकी बड़ी प्रिय टर्म होती है, प्रिय जुमला होता है बॉटम आउट। मतलब क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अब अपने तले तक, मतलब जितनी नीचे जानी थी उतनी चली गई है, तो बॉटम आउट होगी, तो उसके बाद बेहतर, कल की सुबह ज्यादा सुनहरी और ज्यादा ब्राइट होगी, या अभी और हमें अंधेरी रात देखनी है। उसका मतलब ये है, लेकिन ये हो रहा है, बॉटम आउट हो रही है कि नहीं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लेंगे अपने विशेषज्ञों से एक ब्रेक के बाद। स्वागत है फोकस कार्यक्रम फोकस में एक बार फिर आपका। ब्रेक पे उससे पहले अंशुमन, बात ये हो रही थी कि इकोनॉमी, आप ही ने वो बात छेड़ी थी कि बॉटम आउट हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब और नीचे जाना की संभावना है या यहां से रिवाइवल, वापस से कुछ सुधरने की गुंजाइश। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े देखें, जिसको कि हालांकि सरकार ने भी उसको बहुत ज्यादा ओवररेट नहीं किया, लेकिन ये माना कि वो एक तेज स्पर्ट था, लेकिन वो 3% का है। अगर आप बेस इफेक्ट के हिसाब से देखें तो जो औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा आया उस हिसाब से अभी कहना मुश्किल है कि, लेकिन जो लेवल आ गया इसके नीचे जाना फिर गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि इसके बाद फिर आप गहरे स्लोडाउन की तरफ चले जाते हैं, जहां आप रिसेशन कह सकते हैं। अभी तो आप ये कह सकते हैं कि एक साइक्लिकल स्लोडाउन है, जहां आपकी इकोनॉमी एक हाई ग्रोथ से निकल के और एक लो ग्रोथ के लेवल पर जा रही है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अगली तिमाही 2013 की पहली तिमाही, क्योंकि इस तिमाही से सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, राजनीति भी जुड़ी हुई। अगर इस 3 महीने में इकोनॉमी रिवाइव करती दिखाई देती है तो इससे बहुत सारी समस्या हल हो जाएंगी सरकार की कई लेवल के ऊपर। लेकिन अभी कहना मुश्किल है। अभी जितने भी रिजर्व बैंक भी से बॉटम मान रहा है कि बॉटम आउट नहीं हुई है, अभी तक कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं आया, लेकिन सरकार के भीतर कोई अर्थशास्त्री के भीतर चर्चा है कि शायद इसके बाद हम थोड़ा बहुत उभरते हुए देखेंगे। लेकिन उस उभरने के पीछे बहुत सारे किंतु परंतु हैं। उस उभरने में सबसे बड़ी चीज है कि भारत की इस ग्रोथ की गिरावट की वजह ग्लोबल से ज्यादा डोमेस्टिक है, पॉलिसी पैरालिसिस है, इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट है, तो वो सारे फैक्टर कहीं से भी पॉजिटिव होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है। उम्मीद करिए कि 2013 की पहली तिमाही वाली बात तो कुछ हद तक, हाँ, लेकिन जो एक उनपे उसका लेग इफेक्ट, उसका लेग इफेक्ट आपको इकोनॉमी पे लगातार दिखाई देता रहेगा। तो अगली तिमाही में उम्मीद करिए कि ऐसा हो जाए कि जो अंशुमन बात कह रहे हैं, अगली तिमाही बहुत महत्वपूर्ण होगी। ऐसा मुझे बिल्कुल वो याद आता है कि जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं आप, तो 8वीं क्लास के लिए कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, फिर 9वीं ये बहुत क्रूशियल है, फिर 10th तो बोर्ड्स है, फिर 12th बोर्ड्स है। तो बच्चे कहते हैं पहले 2 सेमेस्टर खत्म ही नहीं हो रहे, पहले 2 सेमेस्टर में फेल हो गए, फिर तीसरे में रिकवर करो। तो पूरे साल हम सुनते रहे कि अब ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, अब अगली तिमाही भी बहुत महत्वपूर्ण। इसमें मुझे लगता है कि हम बॉटम आउट हो चुके हैं। इसका मैं सिर्फ एक सिंपल सा कारण देता हूं, क्योंकि कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कई इन्वेस्टमेंट्स जो थी पाइपलाइन में थी, पावर सेक्टर वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी मगर रुक गया था कई चीजों की वजह से, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये दुनिया भर का कोल नहीं मिल रहा था पावर के लिए, और गैस नहीं मिल रहा था, और भी रोड सेक्टर में। वहां पे मैं ये बिल्कुल अब कन्विंस्ड हूं कि वहां पे पुश मिल रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड सप्लाई डेफिसिट बहुत है। वहां कोई डिमांड रिसेशन नहीं है वहां पे। इनफैक्ट हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 3 साल पीछे चल रही है, तो वो अगर चले तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी पिक करेगा, और 6% तो मुझे लगता है कि आ सकता है अगली तिमाही में। ओके, दिलीप चेरियन साहब आपकी टिप्पणी और फिर लेते हैं ब्रेक। मुझे लग रहा है कि अभी बॉटम आउट हुआ नहीं है, बॉटम आउट होने में अभी देर है, क्योंकि ये पॉलिसी पैरालिसिस जो अभी बंद हुआ है
उसका इफेक्ट अभी थोड़ी देर में लगे। और मैं देखता हूं फिगर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो लोगों को अभी इस वक्त कंपनीज हायर कर रहे हैं, वो स्लो डाउन अभी भी चल रहा है। और इसका ये कारण है कि कंपनीज को आगे देखकर दो चीजें, लोगों को हायर करना और जो ऑफिस स्पेस लेते हैं रेंटल पे, उसका भी जो फिगर्स है वहां स्लो डाउन अभी भी है। और ऑफिस रेंटल जो अभी अगर आप लें तो आपका ऑफिस चलने में एटलीस्ट 3 महीने लगेगा जब तक आप इंटीरियर्स करेंगे। तो अगर इस वक्त रेंटल और हायरिंग में थोड़ा सा स्लो डाउन अभी भी चल रहा है, स्लो डाउन का इंक्रीज हुआ है, तो मेरे ख्याल में डरने का, आप रेंटल की बात करें, कमर्शियल स्पेस की उतनी डिमांड भी नहीं है। करेक्ट, डिमांड ये कारण मुझे डर लग रहा है। और गवर्नमेंट अगर ये फिगर्स नहीं देके, गाड़ी वाड़ी ये खरीदने का सब छोड़िए, सिर्फ ये दोनों फिगर्स देखे तो हमें पता है कि अगर बॉटम आउट है, अभी बॉटम आउट हुआ नहीं। अंशुमन, संजीव, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस स्लो डाउन से पहले को देखें तो इंडिया के टोटल ग्रोथ का स्ट्रक्चर जो था वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्रिवन था। वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चीप क्रेडिट से आया था, जो कि पूरा ग्लोबल फेनोमेना है कि सस्ता खर्च वही रियलिटी सेक्टर और बाकी चीजों में दिखाई देता। हमें देखना है कि क्या वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिवाइव हो रहा है, क्योंकि अगर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिवाइव होगा तो उसकी पहली शर्त है कि इन्फ्लेशन का लेवल ऐसा हो कि लोग सरप्लस रख के स्पेंड कर सके। अगर वो रिवाइव नहीं होता है तो इकोनॉमी को आप उस ग्रोथ पाथ पे नहीं ले जा सकते जिसको कि प्लान 8% टारगेट कर रहा है। अगर हम 0.5% से ऊपर निकल जाते हैं, 5.5 से 6% के आसपास आ जाते हैं, तो उतनी ग्रोथ आपका कुछ भी भला नहीं करेगी। तो जो रियल जिसको प्रधानमंत्री ने एनिमल स्पिरिट की बात कही थी, वो एनिमल स्पिरिट हमने उस समय देखी थी जब इंडिया में प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीपी के 25 से 30% के आसपास था। तो असली डेटा वो देखना है। वो अगर अगले 3 महीने में हमको रिवाइव होता दिखता है, लोग खर्च करने को तैयार हो रहे हैं और इन्फ्लेशन नीचे जाती है। एक्चुअली समस्या वही है कि अगर महंगाई और मुद्रास्फीति नीचे की तरफ जाती है तो आप बहुत सारी चीजें बदलते हुए देखेंगे, कॉन्फिडेंस भी बदलते देखेंगे, एक्सपेंडिचर भी बदलते देखेंगे और लोगों को आगे आते भी देखेंगे, ब्याज दरें घटता भी देखेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे रतन टाटा, उनका कार्यकाल कैसे रहा। भारत के सबसे जाने माने उद्योगपतियों में से, और सबसे जाने माने और शायद सबसे सम्मानित उद्योग समूहों में से एक की जो सदारत कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। लौटते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर फोकस कार्यक्रम में आपका। जैसे हमने कहा था कि इस अंतिम बात करेंगे रतन टाटा, उनका कार्यकाल कैसा रहा। टाटा समूह के अध्यक्ष थे। वेणु, अगर आपसे शुरू करें और आपके पास दिलीप चेरेन आखिरी टिप्पणी के लिए आएंगे, देखिए कैसे असेस करेंगे आप, मतलब अप्स एंड डाउन्स, हाईज एंड लोज। वैसे दिलीप इज अ बेटर पर्सन, इन्होंने टाटा को बहुत पहले से ट्रैक किया। मैं केवल इतना कहूंगा कि अपने टेन्योर में इन्होंने टाटा को कुछ $4-5 बिलियन टर्नओवर कंपनी से 100 बिलियन तक ले गए और इसी दौरान ग्लोबलाइज भी किया बहुत। टाटा को एक ग्लोबल कंपनी बनाया, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। कोरस जो उन्होंने टेक ओवर किया था, उस वजह से बैलेंस शीट में बहुत कर्जा बहुत है, मगर वो जेएलआर जो किया था, वो वजह टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट सुधर गई है। जेएलआर में उन्होंने कर्जा माफ भी कर दिया और भी कई टेटली जो कंज्यूमर गुड्स में उन्होंने जो एक्विजिशन किया वो सब ठीक हुआ है। नेट में मानता हूं कि टाटा ने इसको एक डायरेक्शन दिया, विजन दिया है, टेक्नोलॉजी फोकस दिया है, टीसीएस को लिस्ट किया है, वैल्यू अनलॉक किया है। टीसीएस आज भी 50% ऑफ टाटा ग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन टीसीएस, 33% ऑफ प्रॉफिट इज टीसीएस। तो पूरे टाटा ग्रुप का, हाँ, आप टोटल प्रॉफिट लेंगे उसका 33% टीसीएस का कंट्रीब्यूशन। तो सडनली ऐसा लग गया बाकी टाटा ग्रुप ओवररेटेड है। अगर सच में टीसीएस का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो उसमें तो किसी टाटा ग्रुप के बाकी दिलीप को ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते। नहीं, दिलीप के पास आएंगे। अंशुमन, देखिए, टाटा के कार्यकाल को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है, उस ग्रोथ को टाटा ने पूरी तरह कैपिटलाइज किया। टाटा ग्रुप बेसिकली ब्रिक एंड मोर्टार, जिसको बाजार की भाषा में कहते हैं, वो ग्रुप था। टीसीएस इंडिया में लिबरलाइजेशन का जो पहला 10 साल था, जिसमें इंडिया ने नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ देखी, जो 2 बड़े ब्रांड इंडिया से इमर्ज किए, उसमें एक टाटा का था, एक इन्फोसिस और एक विप्रो। 3 बड़े ब्रांड हैं जिन्होंने ग्लोबली इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के तौर पे प्रोड्यूस किया। दूसरा ये कि जो टाटा ग्रुप का पूरा मैनेजमेंट था, जिसे जहांगीर रतन टाटा छोड़कर गए थे कि अलग अलग जगह बैठे हुए, अच्छा तब तो ग्रुप नहीं था, कंपनियां थी, उसे रतन टाटा ने ग्रुप बनाकर छोड़ा है। साइरस मिस्त्री और काफी प्रोफेशनल मैनेजमेंट अंदर लेके आए हैं पूरी कंपनी में। साइरस मिस्त्री को अब एक ग्रुप मिला है चलाने के लिए, जिसमें एक प्रोफेशनल बॉन्डेज है, उसे आगे कैसे चलाएंगे ये उनका। आपने बहुत अच्छी बात की। और रतन टाटा को सूबेदार मिले थे। दिलीप चेरिन, मुझे लग रहा है कि जैसे इन्होंने कहा कि एक तो ग्रुप है और दूसरी चीज इन्होंने कई एक्विजिशंस किए, पर अगर हम टाटा के सारे
एफर्ट्स देखे ये पिछले कई सालों से, कई डिकेड से, एक चीज उन्होंने ये करके दिखाया और उसका लिंकेज हमने जो अभी डिस्कस किया था बॉटम आउट और इकोनॉमी के बारे में, उनसे जुड़ा हुआ है। यह है कि टाटा ग्रुप का अब टर्नओवर 50% से ज्यादा इंटरनेशनल टर्नओवर है। 60% से ज्यादा। तो इससे क्या हुआ है, अब ग्रुप का एक्सपोजर इंडिया से बहुत कम हुआ है और मेरे ख्याल में रतन टाटा का सबसे बड़ा अचीवमेंट 10 साल आगे जाके यही होगा कि इंडिया से जो जुड़ के जो एक्सपोजर है, जो टाटा ग्रुप का है, जो गढ़ यहां है, वो अब मेरे ख्याल में आगे जाकर और भी कम होने का प्रिपरेशन उन्होंने करके उसकी नींव रखी है। और दूसरा मल्टीनेशनल उसमें वेनु बिल्कुल समय एक संजीव, यूरोप में रिसेशन अगर हुआ है, इसी वजह से कोरस भी थोड़ा ट्रबल में, तो ये अनसर्टेनिटी बहुत ग्लोबल होने का अनसर्टेनिटी भी है इसमें। ठीक है, दिलीप चेरियन, वेनु, अंशुमन तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका और आप सबका भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। आपके अपने और देश के सबसे बड़े टेलीविजन न्यूज नेटवर्क में हमने आज समीक्षा करी अर्थव्यवस्था की, अर्थ की दुनिया कैसी रही 2012 में। हमारी शुभकामनाएं आपकी अर्थ की दुनिया 2013 के लिए बहुत शुभ हो। और प्रोग्राम देखा आपने उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार और शुभ रात्रि।